हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और हम लोग कर रहे हैं लेखपाल की तैयारी। सबसे पहली बात कि लेखपाल की तैयारी कराता कौन है, तो वो कराता है यूपी ट्रिपल एस सी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब जितने भी रिजल्ट्स हैं अब उनके आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे मई में आपके। तो मई से लेकर के जून तक जिनके भी रिजल्ट्स अगर बाकी हैं यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पी सी एस में, तो उनको ज़रूर वेबसाइट पर एक बार जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्विज चल रहा है यहाँ पे हमारा, और क्विज का एक ही छोटा सा नियम है कि अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाए तो अपने आप को दीजिएगा +1, जैसे एग्जाम में आपको मिलेगा। राइट। अच्छा, अब देखिए सामने आपके सवाल लिखा है कि सबसे उपजाऊ भूमि पूछी गई है धान के लिए। क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर पता है तो साथ में चलिए सॉल्यूशंस के लिए, और अगर नहीं पता है तब तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी है? खरीफ फसल के बारे में यहाँ पूछा गया है, जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका सही जवाब क्या होगा। तीन तीन जब आपकी फसलों के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और समय समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलों की ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ज्वार बाजरा और ढैंचा। ठीक है, तो ज्वार बाजरा से हम ये भी याद रख सकते हैं कि जिसकी हम रोटी खाते हैं वही क्या है हमारे, वही हमारी क्या हो गई, खरीफ फसल हो गई। राइट। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाएगी कि चना मटर मसूर और आलू सरसों और फूल गोभी के अलावा गेहूं, ये सारी फसलें आपकी किस में आएंगी? ये सब की सब आएंगी आपकी रबी फसल में। तो देखिए कितनी सारी फसलें हो गई हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस में। तो पहले इनको नोट इसलिए कीजिए क्योंकि एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में अगला सवाल लेते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? ठीक है, अगर पता है तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से आप हिंट आराम से ले सकते हो क्योंकि हिंट शायद दी भी हुई है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दोमट मिट्टी। अब देखो यहाँ पे आपसे एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, दोमट, दोमट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में कहते हैं क्ले लोम सॉइल। क्या कहते हैं? क्ले लोम सॉइल। तो कई बार वो इसको भी ऑप्शन में रख देता है बजाय दोमट मिट्टी के। ठीक, चलिए, और अगर बात की जाए काली मिट्टी की यानी ब्लैक सॉइल की, तो ये कॉटन यानी कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है। ठीक, और अगर बात की जाए जलोढ़ की यानी एल्यूवियल की, तो इसमें गेहूं जैसी फसलें अच्छी होती है। ठीक है, तो हर एक मिट्टी के लिए हमें यहाँ पे एक क्रॉप मिल चुकी है, तो इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए साथ में आगे बढ़े। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है या क्या होगी? जल्दी से बताइए 10 सेकेंड में इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हिंट के लिए इसमें जो थोड़ा अलग दिख रहा हो वही इसका जवाब है। चलिए, और समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जरीब के द्वारा। पूछा क्या कहता है? मापन। भाई मापन हम जब जरीब में करते हैं तो एक जरीब बराबर आपका होता है लगभग लगभग 55 गज। ठीक है, अगर गज में नहीं, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में आएगा तो आ जाएगा मीटर में, तो मीटर में कितना होगा? उसी के आसपास लगभग 50 मीटर। ठीक है, तो एक जरीब बराबर कितना हो गया? 55 गज या फिर 50 मीटर। याद हो गया। वहीं अगर बात की जाए एक बिस्सा, ये भी तो अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन किया था। अगर नहीं आपने किया तो अभी तो आप वापस जाके वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बिस्सा बराबर होता है 20 बिस्वासी। एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया था, तो इसको यहीं कहीं अब खत्म कर देना। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर कोशिश करना तो थोड़ी बहुत नोट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना किस चीज से संबंधित है? पहले खुद से सोच के देखो। कुटीर ज्योति लिखा है, बहुत इजी है, जल्दी से बता पाओगे यहाँ पे राइट आंसर। केवल कॉमन सेंस यूज करना है, जरूरी नहीं है हिंट दी ही हो यहाँ पे। राइट।
तो समय आपका समाप्त होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर तो हो जाएगा सी, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। अब मैं कहता हूँ आपको ये ऑप्शन नहीं भी पता था, फिर भी यहाँ क्या लिखा था, कुटीर। कुटीर अधिकतर ये शब्द कहाँ पे यूज होता है, गांव में। ज्योति का मतलब यहाँ से मैं क्या निकालूं, बिजली। अब मुझे बता दो ये दोनों शब्द कौन से ऑप्शन में आए थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो यानी बाकी दोनों ऑप्शन आपके अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ग्राम कुटीर योजना, तो ये किस वर्ष में आई थी आपकी, ये आई थी 2004 में। लेकिन इसके बाद जो अभी हाल ही में आई है, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये आपकी लागू की गई 2015 में। सेम वही काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे की सारी आपके यहाँ पे जो दिक्कतें ऑप्शन होंगे वो सब क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, इजी होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जल्दी से कोशिश करो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पहले से एक हिंट दे रहा हूँ, वो राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। चलिए समय समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा सारस। ठीक है, तो सारस यानी क्रेन ये राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर बात कर ली जाए मोर की, तो ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी इसे पिकॉक भी कहा जाता है। और गौरैया ये भारत की सबसे कॉमन चिड़ियों में आती थी, अब ये कॉमन चिड़िया भी नहीं रही है। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को किसने दिया था, प्रतिपादक कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इजी है अगर आपने ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स वगैरह सुने होंगे तो। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग मेरे ख्याल से काफ़ी महंगे कोर्सेज भी होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, इसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं योगा वगैरह के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्री श्री रविशंकर, बहुत ने इनका नाम सुना होगा। तो श्री श्री रविशंकर के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू किया गया। ठीक, अब आपने भगवान रजनीश का कब नाम सुना है, अगर इनका नाम नहीं सुना है तो एक नाम जरूर सुना होगा, ओशो। तो ओशो को ही भगवान रजनीश के नाम से जाना जाता था। और वहीं स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जो है आपके, ये जो वेदांता होती है, ठीक है, ये वेदांता की जो आपकी शिक्षा है, गीता की शिक्षा है, ये देने के लिए इनको ये पालन करते हैं उसका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, इजी है, जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। और 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी राइट लगाया होगा, 22 गज। ठीक है, तो 22 गज में अगर नहीं पूछा हो एग्जामिनर ने, एग्जामिनर भी कई बार थोड़ा अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, तो 22 गज अगर नहीं पूछा तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कितने मीटर है। तो 20.12 मीटर आपकी लंबाई होती है क्रिकेट के पिच की। अभी भी अगर याद ना हो तो सिर्फ इतना याद कर लेना, 2 के गुणांक में होती है। अब याद हो जाएगा, इजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों के लिखने की लिपि के आविष्कारक कौन थे। बहुत ही इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है ऑप्शन, तो जल्दी से चुन के बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल के द्वारा अंधों के लिखी की लिपि, उस लिपि का नाम भी क्या पड़ गया था, ब्रेल लिपि पड़ गया था। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट के आधार पे बनाई गई थी 1821 में। कब बनाई गई थी, 1821 में। एक चीज़ और जान लीजिए, लुई ब्रेल खुद से भी क्या थे यहाँ पर, उनको वो अंधे थे। ठीक है, अंधे थे और कहाँ के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर आपसे अलग अलग वैरायटी में सवाल पूछ लेता है, कौन से साल में वो किस प्रकार से थे और किस देश से थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शंस की बात की जाए तो ब्रेल लिपि से जुड़े हुए 4 ऑप्शंस अभी आपने यहाँ पर
क्लियर कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। रतौंधी बहुत इजी है, किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर जो रतौंधी है, रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जब रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। इजी रहा होगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बताएंगे स्कर्वी। ठीक है, और अगर विटामिन बी की, मतलब केवल बी के बारे में आपसे पूछे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में जो अधिकतर ऑप्शन दिखेगा वो है एनीमिया। ठीक है, और अगर विटामिन डी पूछ लिया तो यहाँ पर जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती है ना, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, और अगर स्किन की यहाँ पे कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। चलिए अब सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? जल्दी से सोच के बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, हम एक ही व्यक्ति को मान लेते हैं यही सबको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो पहले सोचिएगा और फिर इसको राइट टिक कीजिएगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि राज्यपाल गवर्नर है, लेकिन उसको जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन उसको अपॉइंट कौन करते हैं? उन्हें करते हैं राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला रहा है? सीजेआई, यानी कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और नियुक्ति कौन देता है? तो राष्ट्रपति। अब मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? 4 ऑप्शंस हैं, और जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। और 10 सेकंड आपके पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया, जिसमें मुस्लिमों को साइंस की और जितनी भी ज़रूरी शिक्षाएं वो देने का प्रयास किया गया। इसी के अंतर्गत इन्होंने एक कॉलेज का यहाँ पे फाउंड किया था, जिसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से आज आप जानते हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कह सकते हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली फाउंडेशन किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। और वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये खिलाफत आंदोलन से सबसे ज़्यादा संबंधित है, और यही एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित? मतलब पूछा गया जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हुगली नदी पर कब स्थापित किया पहला कारखाना? जल्दी से बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो सकता है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। मेरे ख्याल से एक सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा 1651 में। तो अंग्रेजों ने हुगली नदी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले उन्होंने कारखाना कब बिछाया था? 1651 में। लेकिन अगर वो पूछ ले पहला कारखाना या पहला जो तट है वो वहाँ पे उन्होंने कहाँ पे सबसे पहले जारी किया था, तो वो जगह है सूरत में। तो पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। और वहीं हुगली नदी के तट पे जो पहला आपका कारखाना लगा वो कब लगा था? 1651 में। दोनों ही इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किनके बीच सालबाई की संधि हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? अब देखो नाम से भी अगर देखोगे तब भी कहीं ना कहीं पास में पहुंच जाओगे आपको आंसर्स के।
चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर देखिए तो साल बाई की संधि पूछी गई है। मुझे बताओ ये काल कौन सा चल रहा है, तो ब्रिटिश का चल रहा है ये आपका, ठीक है। तो यानी जो भी लड़ाई हुई होगी वो अंग्रेजों के खिलाफ ही तो हुई होगी, ठीक है। अब साल बाई मतलब मराठा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है आपका ए। तो यानी मराठा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक युद्ध हुआ, कब हुआ था आपका 1775 में। इसे कहा गया एंग्लो मराठा युद्ध। क्या कहा गया आपका, एंग्लो मराठा युद्ध। और इसी के खत्म होने पर एक सालबाई की संधि की गई आपकी 1782 में, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, 1775 में एंग्लो मराठा वॉर होता है, किसके बीच में, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। और उसके बाद 1782 में संधि की जाती है, सालबाई की संधि। तो अब देखो कॉमन सेंस के अनुसार भी बाकी तीन ऑप्शन अपने आप क्या हो गए थे, गलत हो गए थे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत रिपीटेड सवाल है, जल्दी से 10 सेकंड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और समय समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर आपने टिक किया होगा वो किया होगा एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन सवाल ये भी आता है प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष की, तो उसका जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। लेकिन एक और महिला थी, यानी एक थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजनी नायडू, तीसरी उनका नाम था नेली सेन गुप्ता। क्या नाम था उनका, नेली सेन गुप्ता। तो अभी तक कुल 3 भारतीय कह सकते हैं 3 महिलाएं थीं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी ब्रिटिश वायसराय के बारे में पूछा गया, इजी भी है, जल्दी से आप ये खुद ही बता दोगे बिना किसी हिंट के, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं तो मेरे ख्याल से आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे आपके, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में बनाया गया था ब्रिटिश वायसराय, और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी किया था, ठीक है, माउंटबेटन प्लान के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो अगर बात की जाए लॉर्ड हेस्टिंग यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है आपके, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं थे, ये गवर्नर। देखो दोनों ही नाम में बड़ा अंतर है, यहाँ पे जनरल नाम है, यहाँ वायसराय नाम है। तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, तब आता है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो पहले आज ये दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, आखिरी वायसरॉय, और वहीं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का कहां से लिया गया, ये पूछा गया, ठीक है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और 10 सेकंड पूरे होते हैं तो सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा अशोक की ललाट के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये आपका लिया गया था मुंडोक उपनिषद से। किससे लिया गया था, मुंडोक उपनिषद से। और ये एक वेद है, किससे संबंधित है, तो मेरे ख्याल से यजुर्वेद और ऋग्वेद तो नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित है। तो मुंडोक उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, जो कि किससे संबंधित है आपका, अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो सत्यमेव जयते ये किस लिपि में लिखा गया, तो चूंकि ये हिंदी में लिखा गया था तो कौन सी लिपि हो गई यहाँ पे आपकी, देवनागरी लिपि, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट पूछा गया है आपसे, कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए, इजी है, 10 सेकंड में। और समय समाप्त होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहारा डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है आपका, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ आपसे, सहारा के अलावा कालाहारी डेजर्ट, ये दोनों ही कौन से देश में है, तो आप बताएंगे अफ्रीका में है। थार तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है,
भारत में। और गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ता है? तो गोबी डेजर्ट पड़ता है मंगोलिया और चाइना के बीच में। ठीक है, सारे के सारे डेजर्ट क्लियर हो गए। फिर से दोहरा रहा हूँ, कालाहारी और सहारा अफ्रीका में, थार इंडिया में और गोबी मंगोलिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, जल्दी से सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप, 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं अगर गैलीलियो, तो गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली जो कि टेलीस्कोप से संबंधित थे, अब याद आ गया होगा। और वहीं एओ ह्यूम, तो इन्होंने तो खुद कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। तो मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। और कोशिश करके लाइव जरूर आया कीजिए, ताकि साथ में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके आप साथ में सॉल्व कर पाओ और आपको पता चल पाए कि एक्चुअली में आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, तो देखिए 10 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं। तो अगर बात की जाए सिली पॉइंट की, तो सिली पॉइंट आपका संबंधित होता है सी यानी कि क्रिकेट से। और सिली पॉइंट एक तरीके से जानिए तो अगर पूछिएगा किस चीज़ से संबंधित है, तो फील्डिंग से संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन क्रिकेट में और भी टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि गली, गली एक आपका टर्म है जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बीमर, जो बहुत तेज बॉल फेंक दी जाती है, बीमर भी। और वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए हॉकी की, तो हॉकी में दो टर्म बहुत अच्छे से याद कर लो। एक तो है ड्रिबल, ड्रिबल है, और दूसरा है फ्लिक। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो गए, ड्रिबल और फ्लिक किससे संबंधित? हॉकी से। और वहीं गली और बीमर किससे संबंधित हो गए? क्रिकेट से। चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आज हम लोगों ने किए कुल कितने क्वेश्चंस यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, फसल चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, और समय समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को, मतलब एक बार गेहूं कर लिया, फिर उसी की जगह पे राइस कर लिया, और बीच में हमने जो है अचानक से तरबूज या खरबूज भी लगा लिया। तो ये क्या हो गई? ये एक पूरी साइकिल हो गई। और इसी यहाँ पे आप साइकिल को क्या कह रहे हैं? फसल चक्र में, मतलब विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाकी यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो अभी आपने कर लिए कुल यहाँ पे कितने 20 क्वेश्चंस, तो इनको एक बार कैलकुलेट भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक 1 बजे आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।